नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जिस जानकारी को आज आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि जिस देश के मूल अधिकारों में जीने का अधिकार हो, उस देश के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मरने की इजाजत दी हो। साथियों, हम अपने देश में तमाम प्रकार की मौतें सुनते हैं, एक्सीडेंटल मौत हो या फिर कोई ऐसी घटना जिसने असाध्य बीमारी का रूप ले लिया हो। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि व्यक्ति जी पा नहीं रहा है और मरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल के साथ फिर इस सेशन में एंट्री करेंगे कि मरने के लिए किसी की इजाजत की कहां जरूरत पड़ती है। लोग आत्महत्या तो करते ही हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोगों ने आत्महत्या की है, वास्तविकता में वो भारत के एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मूल अधिकार आपको जीने का हक देता है। आप अपना जीवन नहीं छीन सकते। इसके लिए सरकार यानी राज्य, जिसे स्टेट के रूप में संविधान में व्यक्त किया जाता है, वो आपके खिलाफ कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आपको सजा भी दे सकता है। आप कहेंगे जब कोई व्यक्ति मर ही गया तो फिर इसमें क्या ही सजा, बस यही सोच करके आत्महत्याएं रुक नहीं पाती। लेकिन अगर कोई बच गया तो वो पनिशेबल ऑफेंस भी है। ये कुछ इस तरह की आयरनी है जिसे देखकर कई बार विवाद होता है कि इस देश के अंदर जहां इतना आसानी से लोग आए दिन एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जा रहे हैं, वहां पर परमिशन मांगने की कहां स्थिति आती है। तो आज के सेशन में मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति रखने जा रहा हूं जहां एक माँ बाप ने अपने बच्चे को कोर्ट से मरने की इजाजत मांगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर थोड़ा सा एकदम कान खड़े हो जाएंगे कि ये क्या है। ये है यूथेनेशिया, यानी कि मरने की इच्छा, जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। यूथेनेशिया दो प्रकार से है। या तो वो यूथेनेशिया जिसमें आपको मरने के लिए किसी ऐसे सहायक तत्वों की सहायता दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, आपकी दवाई खिला दी जाए, आपको मारने के लिए मतलब कोई तरीका अपनाया जाए, जिसे एक्टिव यूथेनेशिया कहा जा सकता है कि साहब मार दो, अब कैसे भी मारते हो मार दो। एक है पैसिव यूथेनेशिया, यानी कि यदि व्यक्ति किसी ऐसे तरीके से जीवित है जो कि उसे जीवित रखने में सहयोगी है, जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, अगर आप उसे हटा दें या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अलावा भी चाहे फूड पाइप्स लगी हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसके कारण व्यक्ति जी पा रहा हो, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था पैसिव यूथेनेशिया कहलाती है। दुनिया में इसे लेकर के लंबे विवाद हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के इतिहास में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को परमिशन दी है। परमिशन आते ही यह खबर एक बड़ी खबर बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इस फैसले को सुना रहे थे तो वो खुद भावुक हो गए थे कि किसी को जीने की इजाजत देने की जगह मरने का आदेश देना कितना दुखद होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत से लोगों को फांसी की सजा भी सुनाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा अपराधियों को होती है, उन्हें नहीं जिन्हें इस देश में जीने का अधिकार है। ऐसे में यह घटना अपने आप में दर्शाती है कि न्यायपालिका कई बार न्याय करते समय कितने कठिन राह से होकर गुजरती है और मानवता के इन फैसलों में किस तरह से उन्हें एथिकल डायलेमा का सामना करना पड़ता है। आइए इस विषय को और गंभीरता से लेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे जस्टिस पादरीवाला का वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट ने सबको भावुक किया और इस घटना ने पूरी न्यूज की हेडलाइन बटोरी की। और कितना गंभीर विषय है इस तरह का अगर आपको जीवन में निर्णय लेना पड़े। इस बात को पूरी तरह से समझते हुए आगे चलेंगे, घटना को समझाएंगे कि कहां से कहां किसके साथ क्या हुआ, यूथेनेशिया का मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से इसे साझा करें। साथियों, आप में से अधिकांश ने अगर नहीं देखी है तो अवश्य देखने लायक जो फिल्म है, जो कि सटायरिकल तरीके से एमबीबीएस के ऊपर बनाई गई फिल्म है, डॉक्टरी पर बनाई गई फिल्म है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसे लोगों ने खूब मनोरंजन के रूप में देखा। उसमें एक किरदार है जिसका नाम है आनंद। ये जो किरदार है ये कॉमा में है और डॉक्टर इसके बारे में जब जिक्र करते हैं तो इसे सब्जेक्ट कह के संबोधित करते हैं। फिल्म के अंदर गलत तरीके से डॉक्टरी में एंट्री किए हुए मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और डॉक्टर्स के इस बयान पर कि सब्जेक्ट कुछ कर नहीं सकता, इसने केवल जगह घेर के रखी है, ये उस समय की परिस्थितियों को बताती है कि हमारे देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में है, आईसीयू में है और वो जीवन नहीं छोड़ पा रहा है और अगर किसी ने उसे छुड़वा दिया तो वो दंड का भागीदार होगा, क्योंकि हमारी कानून इसकी इजाजत नहीं देते कि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु ले ले या अस्पताल किसी को मार दे। अगर ऐसा होता है तो बीएनएस की धाराओं के तहत उस पर अपराध की श्रेणी में मामला दर्ज होता है। उस समय की इस फिल्म में इस व्यक्ति यानी कि आनंद, जिनको कॉमा है,
उन्हें कोमा से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। मुन्ना भाई एमबीबीएस बने संजय दत्त इस व्यक्ति की केयर करते हैं और केयर करके इन्हें वापस सही करके ले आते हैं। फिल्म है तो फिल्म में सब कुछ हैप्पी एंडिंग के साथ होता है, लेकिन रियलिटी में शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, यही कारण है कि आज आप और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, चर्चा है 13 साल से कोमा में रहे एक युवक की, जो फिलहाल 31 साल के हैं। नाम उनका हरीश राणा है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पैसिव तरीके से यानी उनके लाइफ सपोर्ट को हटाकर मरने की इजाजत दे दी है। हरीश 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जी रहे थे। देश के अंदर यह पहला मामला है जिसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस चीज की परमिशन दी और यहां पर परमिशन देते हुए कहा कि आप इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जब हटाएं तो इसे प्रॉपर चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए, ऐसा नहीं कि मरीज की गरिमा का ख्याल ना रखा जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब जो हुआ, मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए। इस काम को करने के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा के इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया। यह बड़ा ही ऐसा मामला है जिसे सुनकर के फिर से एक बार अंदर तक हृदय झटका खाता है कि मां बाप कोई अपने बच्चे की मौत कैसे मांग सकता है। साथियों, घटना की स्थिति को समझिए। मां बाप अपने बच्चे के 13 साल से इलाज में अपने जिस घर में रह रहे थे उस घर को बेच करके किसी छोटे किराए के मकान में रहना शुरू किए। चली आ रही नौकरी की जगह ठेला चलाने लगे। इलाज के अंदर जो खर्च हुए उस इलाज के चलते मां बाप खुद मरणासन स्थिति तक पहुंच गए। हरीश की स्थिति कैसे बिगड़ी उसके बारे में अगर चर्चा हो तो ये युवक बीटेक करने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे। वहां हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर पड़े थे। उसकी वजह से उनका पूरा शरीर लकवा मार गया था। बात 2013 की है और उसके बाद से ये लगातार कोमा में थे। ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स ने इनकी कंडीशन को क्वाड्रीप्लेजिया बीमारी नाम दे दिया था। इन्हें भोजन भी खाने पीने की नली से दिया जा रहा था और वेंटिलेटर सपोर्ट पर इन्हें रखा जा रहा था। 13 साल से जब ये बिस्तर पर थे तब हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए, जिनसे इनकी लगातार हालत खराब होती जा रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब और इनकी खुद की स्थिति खराब, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर जो शरीर आपका ले डाउन है उस पर आपके घाव होने शुरू हो गए थे। ऐसे में इन जस्टिस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात पहुंचती है कि सर, उस व्यक्ति को आप मरने की इजाजत दें। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना ही तो था, परमिशन क्या मांगनी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप हटा के किसी को मार नहीं सकते। हमारे देश में वो अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की श्रेणी में आता है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी जा रही थी। आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, देश को आजाद हुए अब 80 साल होने जा रहे हैं, ऐसे में देश के अंदर ये पहला मामला कैसे हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे देश में चूंकि मूल अधिकारों में जीने का अधिकार आपको मरने के अधिकार की तुलना नहीं देता है, यानी कि आप मर सकें इसका अधिकार नहीं देता है। लेकिन जब कोर्ट के सामने ऐसे मामले आने शुरू हुए तो वर्ष 2018 में 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथेनेशिया के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी थी, अपनी तरफ से कुछ आदेश दिए थे और कहा था कि यदि किसी को मारने की इजाजत देनी हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति जी नहीं पा रहा है, तो फिर उसे मारने की इजाजत अगर देनी हो तो उसके तरीके लिखे थे। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए फैसले को भारत सरकार ने वर्ष 2024 में कानूनी रूप अमली जामा पहनाया, अपनी तरफ से गाइडलाइंस ड्राफ्ट की। उसके बाद, यानी कहा जाए तो 2018 के बाद यह पहला, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पहला मामला होगा। देश की आजादी के बाद पहला मामला क्यों है? क्योंकि पैसिव यूथेनेशिया हमारे देश में कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं था। 2018 में कानून बने और उसके बाद में अब ये पहला मामला है, यानी कि ये वो मामला है जिसमें कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस, जिसको भारत सरकार ने मान्य किया था, उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। ठीक है साहब। जज जब अपनी बात कह रहे थे तब इन्होंने कहा, पादरीवाला ने कहा कि हरीश राणा कभी एक उज्जवल छात्र थे और अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन हादसे के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मामले की परिस्थितियों का जिक्र करते करते जस्टिस पादरीवाला भावुक हो गए और कुछ देर के लिए उनकी आंखें नम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शेक्सपियर का भी जिक्र हुआ। ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछता कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं,
उसे जीवन लेना ही पड़ता है। ऐसा एक अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बिचर की बात को कोट किया गया। विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए अदालत ने कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार का भी विचार करना पड़ता है, इस पर ही अपनी टिप्पणी रखी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने के अंदर दो आधार दिए गए। पहला कि यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो और यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो, तब जाकर इस तरह के फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश दिए। पहला, मरीज को दी जा रही जो चिकित्सकीय सहायता है उसे वापस लिया या रोका जा सकता है। इस मामले में सामान्यतया लागू 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को इस मामले में माफ कर दिया गया है कि आप फिर से रीथिंक कर सकें, उसकी अब आपके पास जरूरत नहीं है। एम्स को निर्देश दिया गया है कि मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए ताकि इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। नंबर तीसरा, मरीज को घर से अस्पताल शिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था एम्स करे। लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रोसेस एक विशेष चिकित्सा योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फैसला और फैसले के अंदर दिए निर्देश समझ में आ गए हों। जहां तक बात है यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की, तो इच्छा मृत्यु के ऊपर मैंने आपको 2 तरह की इच्छा मृत्यु, जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा कर दी जाए तो पैसिव यूथेनेशिया, और जब किसी को दवा देकर मार दिया जाए उसके मांगने पर तो उसे एक्टिव यूथेनेशिया की श्रेणी में रखा जाता है। बात करते हैं इसके इतिहास की। क्या यह पहली बार है या इसका इतिहास भी है? साथियों, दुनिया में इच्छा मृत्यु का इतिहास प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के अंदर मिलता आया है। प्राचीन काल में भारत के हिंदू ग्रंथों में इच्छा मृत्यु के प्रकार जैसे आमरण अनशन, समाधि को सामाजिक स्वीकार्यता थी। वहीं यूरोप की अगर बात की जाए तो 800 ईसा पूर्व रचे गए महाकाव्य इलियड और 380 ईसा वर्ष पूर्व प्लेटो के दर्शन में इच्छा मृत्यु का जिक्र मिलता है। जहां तक मध्यकाल की बात हो तो धार्मिक जागरण का दौर ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में इच्छा मृत्यु पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाई गई थी। इसके बाद में आधुनिक काल में इच्छा मृत्यु का अगर इतिहास देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्र में 1995 में इच्छा मृत्यु को मान्य करने का मामला कानून पारित हुआ। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में सम्मान के साथ मृत्यु को मंजूरी दी गई। नीदरलैंड सक्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। भारत के अंदर भी इसको लेकर कानूनी ढांचा रहा है। अब तक जब तक इसके प्रति इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं थी, तब तक इसे हत्या के तहत अपराध माना जाता था। भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत जानबूझकर की गई मृत्यु को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और चूंकि हमारे अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो उस अधिकार की पालना में मृत्यु का अधिकार हमारा कानून नहीं देते। विधि आयोग की 241वीं रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि किसी सक्षम रोगी द्वारा जीवन रक्षक उपचार को स्वीकार करना कानूनी रूप से मान्य है और ऐसी सूचित इच्छाओं का पालन करने वाले चिकित्सकों पर प्रोत्साहन का अपराध नहीं कंसीडर किया जाएगा। हमारा जीवन जीने का जो अधिकार आर्टिकल 21 है वो मूल अधिकार है। अगर वो छिनता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू लाइफ के ऊपर बहुत सारे आदेश दिए गए और उसको लेकर तमाम रेगुलेशंस बनाए गए। हमारे देश में 2018 में जब कोर्ट के सामने ये मामले पहुंचने लगे कि साहब व्यक्ति मरना चाहता है, एक फिल्म भी है ऋतिक रोशन की, अगर आपने देखी हो गुजारिश, जिसमें इस मुद्दे को सामाजिक ताने बाने के साथ पेश किया गया है कि क्या इशू होता है। तो हमारे देश में इच्छा मृत्यु को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह के नियम बनाए। पहला नियम था जब व्यक्ति लिविंग विल लिख रहा हो तब वो अपने बारे में लिख जाए, और दूसरा बताया गया कि अगर व्यक्ति लिविंग विल ना लिख पाया हो तब क्या हो सकता है। ये दोनों ही मामले जानने योग्य हैं। जब लिविंग विल की बात कही जाए यानी जीते जी अपनी विरासत में आप उसमें लिखकर चले गए, वसीयत में आपने लिख दिया हो, तो इसमें कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग विल लिख सकता है और मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल पर साइन किया हो, डॉक्यूमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो, तब जाकर के इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। ये एक तरीका था। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वसीयत लिखा नहीं और उसके बाद ऐसी स्थिति में पहुंच गया जो कि ना जीने और मरने जैसी स्थिति है, तो उसमें कहा गया कि जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं लिख पाया तो उसके परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए वही नियम अभी फिलहाल इस हरीश राणा केस में लागू हुए हैं। इसमें कहा गया कि डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक करके रिपोर्ट बनाएगा। कलेक्टर 3 से 5 एक्सपर्ट्स का एक दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। ये रिपोर्ट को चेक करेंगे। दोनों बोर्ड के सहमत होने के बाद इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेंगे।
अगर इसमें किसी तरह का विवाद होता है तो फिर यह हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट भी अगर फैसला नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हरीश राणा के केस में यह मामला इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गया था। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया हो कि लिविंग विल रही हो व्यक्ति की तो इतना कोर्ट का लफड़ा नहीं रहता। यानी व्यक्ति जीते जी ये लिख दिया कि मेरी स्थिति ऐसी अगर किसी दिन होती है तो पहले लिखते समय उसने ये सारे कानूनी रूप से उपबंध कर लिए हों, और यदि उसने जब लिविंग विल नहीं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उसके परिवारजनों को, उसके शुभचिंतकों को क्या क्या उसको जीवन से राहत देने के लिए दी जाती चीजें हैं, उनका जिक्र किया गया है। ठीक इसी प्रकार से इसी से जुड़ा हुआ मामला हरीश राणा का जो मामला है, ये कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और इसी के अंदर सारे के सारे नियम बनाए गए थे। ये न्यूज 2018 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को अपनी तरफ से न्यूज दिया था। ये 2018 की तमाम वो कटिंग है जिस समय पर ये जानकारी बाहर निकल कर आई। फिर 2024 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के ड्राफ्ट की गाइडलाइंस कि पैसिव यूथेनेशिया को किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसको कानूनी अमली जामा पहना दिया गया, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है 1994, उसके तहत इस कंडीशन को मतलब लागू किया गया। अच्छा, क्या यह मामला पहले भी इस तरह का हाईलाइट हुआ था? बिल्कुल हुआ था। 1993 में एक अरुणा शानबाग केस है जिसके अंदर एक 42 साल की नर्स थी अरुणा शानबाग, उनके साथ एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया, फिर उनका रेप किया, और उसके चलते जब वो गंभीर दिमागी चोट की वजह से घायल होकर कोमा में चली गई तो उनकी हालत को देखते हुए वर्ष 2009 में एक पत्रकार थी पिंकी विरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस याचिका को दायर करके उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उन्हें इच्छा मृत्यु की परमिशन नहीं दी थी। यह मामला उन दिनों चर्चा में आया और डिस्कशन का एक बड़ा हिस्सा बना। इसको लेकर के समय समय पर इच्छा मृत्यु को लेकर कोर्ट के अपनी अपनी गाइडलाइंस रही, तमाम प्रकार के इसके ऊपर, मतलब एक दिन का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में जब 5 जजेस बेंच के माध्यम से फैसला सुनाई थी, उससे पहले एक लंबा इतिहास है जब जब कोर्ट के सामने ये सारे मामले गए। एक बार एक फिल्म गुजारिश जिसका मैंने जिक्र किया 2009 में आई थी, और उसके अंदर भी इस मामले का जिक्र किया गया था, पैसिव यूथेनेशिया की मांग की गई थी। जहां तक बात हो दुनिया की, तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य के अंदर एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है। 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एड इन डाइंग यानी दवा देकर मारना वैध किया हुआ है। रूस के अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यूथेनेशिया अवैध है। डॉक्टर अगर यूथेनेशिया करते हैं तो उन्हें सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान में यह पूरी तरह अवैध है। चीन में एक्टिव यूथेनेशिया को हत्या जैसा माना गया है, और इसके बाद 2022 में एक केस के बाद पैसिव यूथेनेशिया को सशर्त इजाजत दी गई है। मतलब इस तरह के कुछ मामले हमारे प्रमुख जो आसपास के राष्ट्र हैं उनके हैं, और दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, इनका प्रमुख जिक्र मिलता है। नीदरलैंड में दोनों तरह की यूथेनेशिया अलाउड है, साथ ही साथ बेल्जियम में दोनों तरह के, कनाडा में दोनों तरह के, और भारत में अब पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ गई हो। इच्छा मृत्यु की वैधता के पक्ष में अपने तर्क हैं कि यह व्यक्तिगत स्वायत्तता को बनाए रखता है, पीड़ा को कम करता है, चिकित्सकीय हस्तक्षेप को रोकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसके अगेंस्ट में बात की जाए तो लोग इसमें नैतिकता की बात लेकर आते हैं। कहते हैं कि गलती से कहीं इसका दुरुपयोग हो जाए, जबरदस्ती किसी को मारने का प्रयास कर दिया जाए, वास्तविक सहमति का आकलन कैसे करेंगे, इसकी कई चुनौतियां हो सकती हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो ऐसे में इसका इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी चूंकि यह फैसला ऐतिहासिक है, देश के इतिहास में पहली बार घटा हुआ है, इसीलिए आप तक इस जानकारी को हमने पहुंचाया। उम्मीद है कि आप इस विषय वस्तु से संतुष्ट हो। अगर ऐसा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।